So Magna Carta is a turning point in the history of state system. Magna Carta was happened in the wake of divine right origin of the state. It means the state was the property of the king, and king has that right by the god, or king obtained that right by the god. It was not by the people, but it was given by the god, and the person, it means the king is the chosen person by the god. So he is only answerable in front of the god, and not any other people who lived on that particular territory. So Magna Carta was happened because France attacked on uh, Britain at the time of King John I. And then King John I was the very, very, very brutal king, and people did not like him at all. So, for that matter, they were not interested in participating in the army of King John I. So, अच्छा, आपको एक बात और भी समझनी है कि ये वो वक्त है जब बाकायदा, जैसे आजकल हर स्टेट की एक अपनी प्रॉपर मिलिट्री होती है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो कुछ छोटी सी साइज की मिलिट्री होती थी जो सिर्फ जो है उस कह लीजिए कि गवर्नमेंट के काम करने के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होती थी। जंगों के लिए अमूमन उस दौर में पूरी जो जितने भी अफराद होते थे पूरे रियासत में रहते थे, वो सब जो है वो जंग में पार्टिसिपेट करते थे अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो ये एक तरीके की वॉलंटियर मिलिट्री हुआ करती थी उस दौर में। तो मतलब वो कोई पेड वर्कर्स नहीं होते थे, दे ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिट्री और इन द वॉर only for the sake of survival or only on the protection of their government voluntarily। मतलब उन्हें उसके कोई पैसे वैसे नहीं मिला करते थे और वो खुद लड़ा करते थे। ये मिलिट्री का जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ये बाद में आया। मैग्ना कार्टा के वक्त तक मिलिट्री कोई प्रॉपर मिलिट्री हुआ नहीं करती थी, तो सब लोग लड़ने जाया करते थे। तो जब फ्रांस ने अटैक किया और फ्रांस की जो शिप्स थी वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर गई। इंग्लिश चैनल आपको पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड इंग्लिश स्ट्रेट बिकॉज ये एक राहदारी है, समंदरी गुजरगाह है फ्रांस और बरतानिया के दरमियान में। तो जब वो शिप्स वहां पर पहुंच गए तो तब जो है ब्रिटिश किंग ने कोशिश की कि लोग उसके लिए लड़ने को खड़े हो जाएं, लेकिन वो लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि किंग जो था वो इतना जालिम था और वो उसकी लोगों की कोई फ्रीडम नाम की चीज नहीं थी। और सब कुछ क्योंकि बादशाह क्या तरफ से दिया गया था, लिहाजा बादशाह जो है वो उनके जब दिल चाहता था वो कोई नया टैक्स लगा दिया करता था, जिसको चाहता था वो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया करता था। और लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि आखिर उन्हें जेल में क्यों डाला गया है, या उनको जो है ये जो लूट मार की जाती थी, मतलब किसी भी वक्त किसी भी जगह में सोल्जर्स चले जाते थे और वो जो भी वहां पे सामान मौजूद होता था जिसे बेचा जा सकता है वो उसे उठा के ले आया करते थे। और जब लोग पूछा करते थे कि भाई ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, सो वो कहते थे कि ये नया टैक्स लगाया गया है। सो लोगों को कुछ भी मतलब किसी किस्म का कोई जो ह्यूमन राइट्स हैं जो आजकल बड़े कॉमन है वो नहीं मिला करते थे। सो मैग्ना कार्टा इसलिए टर्निंग पॉइंट है क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ये ये सब कुछ जो हो रहा था ये लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था और लोग अपने बादशाह से तंग आए हुए थे। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा कि ये सब कुछ हो रहा था किस वक्त, जब अभी डिवाइन राइट ओरिजिन है, मतलब वो बादशाह के सामने कुछ बोल नहीं सकते और बादशाह उनके पाबंद नहीं है और बादशाह के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कानून है। वो जब दिल चाहता है अपने ही कानून को तब्दील कर दिया करता था, इसीलिए वो बाकायदा उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज मौजूद नहीं थी और बादशाह ही सजा दे सकता था। बादशाह ही जो था वो हर किस्म की जो भी समझ लीजिए कि ताकत थी उस वक्त रियासत में वो किंग के पास थी। तो जब ये वाकया हुआ तो और लोगों ने बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया और जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त किंग के जो बादशाह के कुछ एडवाइजर्स थे उन्होंने उसे ये मशवरा दिया कि आप जो है लोगों से वादा कर लें कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम जो भी कुछ होगा इस जंग के बाद वो इस बहुत सारी चीजों को तब्दील करेंगे और लोगों को इतना परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों ने इस बात
मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा इससे पहले भी हो चुका था और वो बात जो किंग था वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहता था और वो जब दिल चाहता था वो उसको तब्दील कर दिया करता था। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें तहरीरी तौर पे रिटन में आप ये वादा जो आप कर रहे हो इसको ऑन रिटन पेपर रिटन जो है हमें दे दीजिए, ताकि हमें यकीन आ जाए कि वाकई बादशाह अपनी बात पर राजी है, तो और वो इस पर अमल करेगा जंग खत्म होने के बाद भी। जब ये हुआ तो उसका नतीजा हमने देखा कि क्या निकला, कि लोगों ने जंग में हिस्सा लिया और जंग में हिस्सा लेने के फौरन बाद बादशाह ने इस कागज को, ये टुकड़े को, ये जो आपके स्लाइड में मौजूद है ये ओरिजिनल जो है कॉपी है मैग्ना कार्टा की। सो इसको बादशाह ने उसी वक्त फाड़कर फेंक दिया। लेकिन क्योंकि इसकी दो कॉपीज थी, एक बादशाह के पास और दूसरी बैरन्स के पास, यानी जो आम लोग थे, अफराद थे, उनके पास थी, और ये वही कॉपी है जो यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी। आगे चलेंगे हम इसको। सो ये था क्या? इसमें सबसे पहली चीज है, आपको इसके स्लाइड में जो पिक्चर है उससे भी आपको बात समझ में आ रही है कि किंग जॉन वन साइन द मैग्ना कार्टा रिलक्टेंटली, उन्होंने बड़ी हेजिटेशन में इस पर सिग्नेचर्स कर दिए। यानी बादशाह ने अपने आप को आंसरेबल कर लिया, पाबंद कर दिया, लिमिटेड कर दिया विद सर्टेन प्रिंसिपल, विच मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि ये प्रिंसिपल बहुत ही आम से थे आजकल के हिसाब से, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़े उसूल थे। लेकिन जब बादशाह ने इस पर सिग्नेचर कर दिया तो उसने जिस चीज को क्वेश्चनेबल किया वो उसका डिवाइन राइट स्टेटस था। डिवाइन राइट स्टेटस ये कि वो खुदा का मुंतखब करदा है। उसने जब साइन कर दिया तो उसने अपने आप को खुदा के बजाय लोगों के सामने आंसरेबल कर दिया, बेशक वो कोई छोटी सी चीज थी। जिसने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया वो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ओरिजिन को कराया। वो हम अगली क्लासेस में जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। जंग हुई, जंग में बरतानिया की जीत हासिल हुई, लेकिन इस जीत के बाद जो है किंग जॉन वन, जैसे मैंने कहा कि उसने जो पेपर था, डॉक्यूमेंट था, उसे फाड़ दिया था, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में की जो हैसियत थी वो बरकरार रही, क्योंकि उसका एक और कॉपी बैरन्स के पास यानी आम लोगों के पास मौजूद थी। इस डॉक्यूमेंट ने जो बहुत बड़ा काम किया, मैं कहती हूँ ना कभी कभी बहुत छोटी सी चीजें, आपको इसकी एग्जाम्पल हम सुलह हुदैबिया की भी दे सकते हैं। आपको सबने आपने पढ़ा होगा सुलह हुदैबिया इस्लामियात में। आपको पता है कि जो मक्का के कुफार थे उनके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया साइन की गई। सुलह हुदैबिया में आधी से ज्यादा चीजें मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दानिश से, अपनी अक्लमंदी से उसको उस सुलह के मुआहदे पर दस्तखत किए, मोहर लगाई और उस पर अमल कर, उस वादा किया कि वो अमल करेंगे। बहुत सारे सहाबा इस बात से नाखुश थे कि ये हम ऐसा अग्रीमेंट क्यों मान रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो मक्का के कुफार थे उनको पाबंद कर दिया कि वो कुछ बातों को मानेंगे। और फिर हमने देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुआहदा मुसलमानों के हक में हो गया और कुफार के खिलाफ हो गया, और आखिरकार उन्होंने से जब अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे तो उन्होंने आके मक्का में खड़े, मदीना में आकर खड़े होकर, ये मस्जिद नबी के बाहर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम इस सुलह हुदैबिया को खत्म करते हैं, क्योंकि वो सुलह हुदैबिया उनके खिलाफ चली गई। तो मुआहदात अमूमन ऐसे होते हैं कि शुरुआत में उनकी जो इंटेंशंस होती हैं या वो जिस हवाले से किए जाते हैं कभी कभी वो पलट जाते हैं। मैग्ना कार्टा के जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो एक उनमें ये था कि किसी भी शख्स को अगर कैद किया जाएगा यानी उसे सजा जेल में रखा जाएगा तो उसे वजह बताई जाएगी कि उसे क्यों जेल में रखा जा रहा है। मतलब एनीवन हु इज imprisoned by the government must tell the reason of the imprisonment, number one। और नंबर टू ये था कि if the government or the king wanted to impose any kind of a tax on people that
टैक्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, यानी अगर कोई किसी भी किस्म का टैक्स लगाया जाएगा तो पहले उसका ऐलान किया जाएगा, यानी लोगों को पता होगा कि इस किस्म का कोई टैक्स जो है वो हम पे इम्पोज कर दिया गया है। ये बज़ाहिर बहुत ही, अगर हम सुने तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो नॉनसेंस किस्म के प्रिंसिपल्स हैं, यानी लोग ये कह रहे हैं कि बादशाह हमें अगर गिरफ्तार करना चाहता है तो वो बेशक करे, लेकिन वो हमें बता दे कि ये वो क्यों कर रहा है, हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमें गिरफ्तार किया गया। दूसरी चीज जो थी वो भी बहुत ही अगर हम सोचें तो नॉनसेंस लगती है आजकल के हिसाब से, कि वो टैक्स लगाए। वो लोग ये नहीं कह रहे कि वो टैक्स ना लगाए, वो ये कह रहे हैं कि तुम टैक्स लगाने से पहले ऐलान कर दो ताकि हमें पता हो कि ये टैक्स लग गया है और अब जो है हमें ये भी देना पड़ेगा। तो वो जो बादशाह के सोल्जर्स हैं, जो बादशाह की पर्सनल मिलिट्री है, वो जो आकर लूट मार मचाती है, तो वो नहीं होगा और हम उसको वो टैक्स जो है जो बादशाह हम पर लगा रहा है वो हम उसको प्रॉपर्ली पे कर देंगे। आजकल के हिसाब से ये दोनों चीजें बहुत ही अहमकाना है, क्योंकि लोग ये नहीं कह रहे कि हमें हक दो कि हम अपने आप को डिफेंड करें, वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये बता दो कि हमें क्यों कैद किया गया। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए 1215 की तरफ चले जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि एक ऐसा वक्त है जहां पर बादशाह से सवाल करना जुर्म नहीं है, गुनाह है, क्राइम नहीं है, सिन है। ऐसे वक्त में लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमें गिरफ्तार तो कर रहे हो, खुदा के लिए हमें बता दो ताकि हमारे जो फैमिली है वो ये समझ जाए कि हाँ इन्होंने ये किया है और इसके बाद इन्हें कभी ना कभी रिहा कर दिया जाएगा, या इनका जुर्म इतना बड़ा है कि अब हम इन्हें जिंदगी भर नहीं देखेंगे, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइव्स। वो जिंदगी, वो एक आस नहीं रहेगी उनको कि पता नहीं क्या हुआ है, आएगा नहीं आएगा। लोगों को बादशाह अपनी मर्जी से 20-20 साल जो है वो किलों में बंद कर दिया करते थे और कोई उनकी जिंदगी का लोगों को पता ही नहीं चलता था, और जब उनका दिल चाहता था वो सख्त से सख्त मुझे जुर्म किए हुए मुजरिम को भी अपनी मर्जी से आजाद किया कर देते थे। तो उन्होंने बादशाह को पाबंद कर दिया कि अब वो किसी को पकड़ेगा तो वो उसे बताएगा कि भाई तुमने ये जुर्म किया, नंबर एक। दूसरी चीज जो है उससे क्या था कि लोग अपनी जो भी उनकी लिविंग बीइंग्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते थे। जैसे मैंने कहा कि इसके पॉइंट जो थे वो कोई बहुत बहुत जबरदस्त नहीं थे, लेकिन क्योंकि इस पे साइन करके बादशाह ने अपने आप को लोगों के सामने जवाबदेह कर दिया था, तो वो जो रियासत के लिए एक थ्योरी थी डिवाइन राइट ओरिजिन, वो गलत साबित कर दी उसने खुद से, कि अगर वो खुदा का मुंतखब करता है तो उसको इंसानों की मदद की जरूरत ही नहीं है, उसको तो खुदा मदद कर देगा उसकी, उसको क्या जरूरत है लोगों की कि लोगों की फौज आए, उसके लिए तो एंजल्स की फौज भी आ सकती थी, क्योंकि वो खुदा की किंग सेड टू बी द ब्रीदिंग इमेज ऑफ गॉड, यानी वो खुदा की सांस लेती हुई तस्वीर अपने आप को कहता था। तो अगर वो खुदा है, खुदा का मुंतखब करदा है और लोग उसे सजदा किया करते थे, तो फिर तो मतलब उसको इन लोगों की जरूरत ही नहीं थी। तो उसने खुद ही अपने स्टेटस पर उसने खुद ही एक क्वेश्चन मार्क बना दिया कि लोगों सोचो तुम कि मैं वाकई डिवाइन राइट ओरिजिन के तहत चोजन पर्सन हूं या नहीं हूं। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था फ्यूडल स्टेट सिस्टम के खत्म होने का, क्योंकि वो जो थ्योरी थी जिसके पीछे फ्यूडल स्टेट्स बनी थी और जिसके तहत क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही ब्रूटल फेस दुनिया के सामने आया था, उसके ऊपर लोगों के दिमागों में सवालात उठना शुरू हो गए। देखिए मैं आपको अभी भी ये बात बता रही हूँ कि इससे इमीडिएटली कोई चेंज नहीं आया, ये याद रखिए। और मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि रियासतों की जिंदगी में तब्दीलियां सालों में नहीं आती हैं, सदियों में आती हैं, मतलब 100-200 साल लगते हैं, उसके बाद चेंज होता है। और ये चेंज हमेशा ग्रेजुअल होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है, एकदम से तब्दीली नहीं आती कि कल एग्रीमेंट हुआ आज से चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो लिहाजा ये इसीलिए इसे एवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन हमेशा याद रखिए स्लो होता है, प्रोसेस होता है। जैसे आप बीज डालें तो अगले दिन पौधा निकल के बाहर नहीं आ जाता, बल्कि उसमें टाइम लगता है और वो एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता है, एंड देन वो प्लांट छोटा सा बाहर निकलता है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके कम से कम 15-20 साल में वो बड़ा दरख्त बनता है। तो आप जो स्टेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है और मॉडर्नाइजेशन है उसको भी इसी लिहाज से और इसी तरीके से समझें कि इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं दे वर ग्रेजुअल एंड दे वर स्लो। ओके, सो मैग्ना कार्टा जब हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने
फ्यूडल स्टेट सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आफ्टर द मैग्ना कार्टा, दैट इज पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है वो, अब आप इसमें अंदाजा ही लगा दीजिए, फ्रॉम 1215 टू 1648 में दूसरी ट्रीटी हुई है जिसने स्टेट सिस्टम को, फ्यूडल स्टेट सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नए स्टेट सिस्टम की तरफ जो है प्रोसीजर शुरू हो गया। अच्छा, इट वाज हैपन बिकॉज यूरोप के अंदर 30 साल तक जंग जारी रही। इट वाज स्टार्टेड इन 1618 एंड इट कंटिन्यूज टिल 1648। 1618 में एक जंग शुरू हुई जिसमें यूरोप की तमाम रियासतें जो थी वो इसमें पार्टिसिपेंट हो गई। अच्छा, इसके अंदर बड़ी रियासतें भी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स थी और उस वक्त की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे सेंट्रलाइज्ड पावर थी जिसमें जर्मनी शामिल था, और उसमें उस वक्त जर्मनी का नाम जर्मनी नहीं था बल्कि पर्शियन एम्पायर था। पर्शियन, देखिए 2 पर्शियन एम्पायर हैं दुनिया में, एक है PURSSIA पर्शिया, दैट इज जर्मनी, और एक है पर्शिया PERSIA, दैट इज ईरान, फारस, जिसे उर्दू में फारस कहा जाता है। तो ईरानियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, एक तो वो थी जो एशियन पर्शिया थी, और एक पर्शिया थी जो PURSSIA वाली पर्शिया थी, दैट इज जर्मनी। तो एक जर्मनी जो था वो उस वक्त यूरोप में, अब तब्दीली हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूडल स्टेट्स में तोड़फोड़ हो रही है और वहां पर स्टेट सिस्टम चेंज हो रहा है। कुछ स्टेट्स के जो टेरिटरी है वो बड़ी है और कुछ की टेरिटरी छोटी है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि पर्शियन एम्पायर उस वक्त सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड पावर थी। इसी के साथ एक और एम्पायर थी विच इज कॉल्ड द हैब्सबर्ग एम्पायर, और बेसिकली ये ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे इनकी जॉइंट एम्पायर थी। ये 2 मुल्क हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी, आप आज जानते हैं यूरोप के अंदर हैं। तो इनके दरमियान जो है इन शहजादे और शहजादी की शादी हुई थी और उसके नतीजे में ये 2 स्टेट्स जो हैं वो ट्विन स्टेट्स बनकर एक एम्पायर का हिस्सा बन गई, एंड दैट वाज नॉट कॉल्ड आफ्टर अ व्हाइल इट कॉल्ड द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एज वेल, बट एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड द हैब्सबर्ग एम्पायर। विद दैट देयर वाज अ फ्रेंच एम्पायर जहां पे फ्रांस की एम्पायर थी, एंड देन ब्रिटिश एम्पायर, एंड ऊपर की तरफ जर्मनी के साथ एक और एम्पायर थी विच इज कॉल्ड द जार एम्पायर विच इज रशिया। और उसी के साथ हमने जैसे आपको बताया ऑटोमन एम्पायर थी जो लोअर पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप में उसकी हुकूमत थी। और उसके साथ एक और एम्पायर थी विच वाज, आपको पता ही है कि उसका छोटा सा हिस्सा रह गया था मगर वो थी अपनी जगह पर, वो थी होली रोमन एम्पायर। यानी रोम का जो वो पूरी टेरिटोरियल एक्विजिशन था वो खत्म हो चुका था, अब वो सिर्फ इटली के अंदर मौजूद थे और वहां पर उसका नाम होली रोमन एम्पायर था। अब ये सब आपस में लड़ते थे। अच्छा, इनके लड़ने के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ी बड़ी एम्पायर थी, मगर इन्हीं के साथ साथ कुछ छोटी छोटी एम्पायर्स या छोटी छोटी सल्तनतें भी मौजूद थी, जिनमें एक जो थी स्विस एम्पायर थी जो ज्यूरिख एम्पायर कहलाती थी, वो स्विट्जरलैंड बाद में बना। इसी के साथ एक बेल्जियन एम्पायर थी, बेल्जियम में मौजूद थी, और एक नेदरलैंड्स में डच एम्पायर थी। ये छोटी एम्पायर्स थी, छोटी सल्तनतें थी, ये छोटे इलाके थे इनके। लेकिन होता यह था कि जब बड़ी सल्तनतें या बड़ी रियासतें आपस में लड़ा करती थी तो वो इन छोटी सल्तनतों को बिला वजह जंग में का हिस्सा बना देती थी और इनकी टेरिटरी को अपनी जंग के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से पूरा यूरोप जो है वो जंग में मुब्तला हो गया था और ये जंग 30 साल तक जारी रही। इस जंग ने यूरोप को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त ये आया कि अब कोई भी जो स्टेट थी वो जंग लड़ना नहीं चाहती थी, मगर वो जंग को खत्म भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सब लड़ रहे थे। लिहाजा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन सब के एडवाइजर्स ने आपस में बैठकर एक डिस्कशन के बाद एक कॉमन डॉक्यूमेंट तैयार किया विच इज कॉल्ड द पीस ऑफ वेस्टफैलिया और पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ये ट्रीटी दूसरा टर्निंग पॉइंट है जिसने बिल्कुल फ्यूडल स्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया और उसके बाद स्टेट्स जो थी वो एक नई शक्ल में दुनिया के सामने आए। अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो 3 प्रिंसिपल्स हमने आपको यहाँ समझाने के लिए दिए। नंबर 1 प्रिंसिपल था, मैंने आपको सबके नाम बताए हैं तो इसलिए आप दिमाग में रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि सबके जो सल्तनतों के नामों से पहचाने जाते थे, बहुत कम स्टेट्स थी जो फ्रेंच एम्पायर मैं कह रही हूँ मगर वो उस वक्त जो है प्लांटीजेंट एम्पायर कहलाती थी, दैट वाज नॉट, और नॉर्मन एम्पायर कहलाती थी, दैट वाज नॉट नोन एज द फ्रेंच एम्पायर। इसी तरह जो ब्रिटिश एम्पायर थी इसके अंदर भी मुख्तलिफ जिस खानदान की हुकूमत थी
ट्यूडोर एम्पायर है तो ट्यूडोर कहलाते थे। इसी तरह अगर वो जो है हेनोवर्स एम्पायर है तो हेनोवर एम्पायर कहलाती थी। तो दे वर नॉट नोन एज देयर स्टेट नेम और कंट्रीज नेम। तो जो पहला प्रिंसिपल इसमें शामिल किया गया वो था द प्रिंसिपल ऑफ द सुवरेनिटी ऑफ द स्टेट, यानी रियासती इक्तदार आला का उसूल। रियासत मुक्तदिर होगी, रियासत सबसे बड़ी या सबसे ऊपर होगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ये इससे पहले दुनिया में था ही नहीं। सो प्रिंसिपल ऑफ द सुवरेनिटी ऑफ द स्टेट जो था, इसको पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जरिए जो है तमाम रियासतें राजी हुई, जिसके बाद खानदान सॉवरन नहीं रहेगा, शाही खानदान, बल्कि रियासत को वो हिस्सा दे दिया गया। नंबर 2 था द प्रिंसिपल ऑफ द लीगल इक्वालिटी ऑफ द स्टेट, रियासतों में कानूनी मसावात का असूल। इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि रियासत बड़ी होती थी, छोटी रियासत छोटी होती है। आप आज भी जानते हैं कि एक बड़ी रियासत और छोटी रियासतें आपस में उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन कानूनी तौर पे उन सबको बराबर हैसियत दी जाती है। ये इस पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से ये उसूल दुनिया में सामने आया। फिर तीसरा उसूल था द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन अदर स्टेट अफेयर्स। तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, जिसके तहत रियासतों को पाबंद किया गया कि वो किसी दूसरी रियासत के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे और गैर जानिबदार रहेंगे। अगर एक रियासत नहीं चाहती कि कोई उनके मामले में मदाखलत करे तो फिर किसी रियासत को ये हक नहीं होगा कि वो उनके मामलात में इंटरफेयर करे। ये 3 उसूल ने, आप समझे, इस वक्त जिस स्टेट सिस्टम में हम रह रहे हैं उस स्टेट सिस्टम की बुनियाद रख दी। अगर आप आज देखें तो रियासत सबसे बालातर है। हम अक्सर, आपको याद होगा कि हमें कहा जाता है सबसे पहले पाकिस्तान, हाँ, और इट इज आवर प्राइड। तो पाकिस्तान है तो हम हैं, ये कॉन्सेप्ट ही, यानी कि स्टेट इज सॉवरेन देन एनी अदर इंडिविजुअल, फैमिली और द इंस्टीट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट स्टेट पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है। फिर देन लीगल सुवरेनिटी और लीगल इक्वालिटी ऑफ द स्टेट। आपको पता है कि आज छोटी रियासत जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड है, वो एक बिल्कुल छोटी स्टेट है और वो आसपास बड़ी स्टेट्स के दरमियान में मौजूद है, लेकिन कोई उस पर जो है उसके उस हैसियत को चैलेंज नहीं कर सकता कि वो छोटी है और वो बड़े मामलात में हिस्सा नहीं ले सकती। ये उसका पर्सनल राइट है कि वो किस में शामिल हो सकता है और किस में नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल ये भी है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और इंडिया एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के इक्वल स्टेटस को चैलेंज नहीं कर सकता इस वजह से कि वो बड़ा है, और पाकिस्तान उसको उससे इसलिए नहीं दब सकता कि वो पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, बिकॉज लीगली पाकिस्तान एंड इंडिया आर इक्वल। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज what we meant by the legal equality of the state. And lastly, non-intervention. If some state do not want any other state to interfere in their matters, that state particularly use that please don't interfere in our matters, we are neutral. हम गैर जानिबदार हैं और हम किसी के मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में रियासतों को चीजों के बारे में समझना होगा, ठीक है। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तमाम चीजें जो हैं ये हमें पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जरिए पता चली। जैसे मैंने आपको बताया कि अब इससे कंट्रीब्यूशन क्या हुआ पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का, सबसे पहले ये हुआ कि जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उन्होंने बाकायदा अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसका ऐलान कर दिया, और इसके अंदर ये बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी जिन्होंने 15वीं सदी में जिन्हें जुज़वी तस्लीम थी उनको बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया गया। Then the empire was formally recognized as these regions had been de facto independent, और उसके बाद वो हुआ। And then barriers to trade and commerce erected during the war were abolished and a degree of free navigation was guaranteed on Rhine. यानी ये राइन जो है ये बेसिकली एक दरिया है, दरिया राइन। ये बहुत बड़ा दरिया है जो एक से ज्यादा मुल्कों से गुजरता है, तो उसको बतौर ट्रेड के इस्तेमाल किया जाता था। सो उस सूरत में भी इसको जो है ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिससे बहुत सारे छोटे मुल्कों को बहुत फायदा हुआ। अब आ जाते हैं कि सिचुएशन क्या हो गई। अगर हम देखें फ्रॉम 1450 टू 1650,
हम देखते हैं कि जो दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट हैं बड़े बड़े, जिनमें एक एशिया ही है। एशिया अभी आप, अच्छा आपको ये भी याद रखना है कि हम 1450 से 1650 के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी जो नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका है, देवर स्टिल इन अ शेड, और अफ्रीका का भी कोई स्टेटस नहीं है। तो यूरोप के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं तब्दील हो रही हैं। इकोनॉमिकली एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हो रहा है और रिलेशन एक्सपेंड हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकली स्टेट्स जो है वो अपने स्टेटस को चेंज कर रही हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट है, जहां पर ऑटोमन एम्पायर जो है वो उस पर पूरी तरह काबिज हो चुकी है, और पूरा मशरिक वस्ता जो है वो सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में है। तीसरी तरफ अगर हम एशिया का बाकी हिस्सा, जब हम एशिया का लफ्ज इस्तेमाल करें तो मशरिक वस्ता को इससे अलहदा कर रहे हैं, और इसके अंदर फार ईस्ट एशिया और हिंदुस्तान का इलाका शामिल है, वो इसके अंदर आ रहा है। तो वहां पर पोर्चुगीज और डच जो हैं वो समंदर के जरिए मुख्तलिफ इलाकों पर में जाना शुरू हो चुके हैं, और वहां पर अपना अपना टेरिटोरियल कंट्रोल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूरोप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहां पर इस किस्म की कोई ट्रांसफॉर्मेशन के अभी तक आसार नुमाया नहीं हुए हैं। अब हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक तरफ, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन है पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जरिए जो एक नजरिया सामने आया, जिसने इस तब्दीली को इतना बड़ा कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया तब्दील हो गई। वो है नेशनलिज्म, कौम परस्ती। कौम परस्ती एक ऐसे नजरिया था जिसे आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ने इख्तियार कर लिया। अब वो है क्या? Nationalism is an ideology which imagines the community in a particular way as a national, asserts the primacy of this collective identity over others, and seek political power in its name, ideally in the form of the state for the nation. कौम परस्ती तसव्वुराती माशरों का नजरिया है जिसमें बाहमी शनाख्त बतौर एक कौम के होती है। इसके जरिए सियासी ताकत का हुसूल और रियासत को कौम के तनाजुर में पेश किया जाता है। ये एक, जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक नजरिया था जो पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जरिए आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में फैलना शुरू हुआ, कि रियासत की शनाख्त जो है वो वहां पे रहने वाली कौम की बुनियाद पर होगी, और वो कौम जो है वो कौम कैसे बनेगी, क्योंकि वो अपने आप को तसव्वुर करेगी कि हम एक कौम का हिस्सा हैं, और लिहाजा अब हमें जो भी सियासी तौर पर ताकत चाहिए वो हम बतौर कौम के हासिल करेंगे। ये है कौम परस्ती दरअसल। यानी अगर आप समझते हैं कि आप एक कौम का हिस्सा हैं, तो ही आप उस कौम का हिस्सा होंगे। ये अलग बात है कि आपकी जबान और आपकी नस्ल या आपका इलाका एक होना भी इसका हिस्सा है। Then one can also understand nationalism as an organizing political principle that requires national homogenization and gives absolute priority to national values and interest in aiming to achieve national goals. कौम परस्ती को ऐसे मुनज़्ज़म सियासी उसूल के तौर पर समझा जा सकता है जिसके लिए कौमी हमनौयत, कौमी इक़दार और मफादात को कौमी मकासद के हुसूल में मुतलक अहमियत हासिल होती है। Nationalism is the sole principle at the wake of 17th century. 17वीं सदी में रियासतों ने आहिस्ता आहिस्ता कौम परस्ती को इख्तियार करना शुरू किया, और जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम में जो एक नकब लगाई थी मैग्ना कार्टा ने, और उसके बाद फिर पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने, उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस नजरिए ने, और इस नजरिए के तहत रियासतों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को शाही खानदान के कमी कमीन या रियाया समझने के बजाय अपने आप को एक कौम समझना शुरू किया, और कौम समझने के साथ ही उन्होंने अपनी इज्जत बनाने के लिए रियासतों को कौमी रियासत के तौर पर शनाख्त करना शुरू किया। यानी उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर वो रहते हैं वो जमीन उनकी मिल्कियत है, लिहाजा वहां पर किसी भी किस्म का निजाम कायम किया जाएगा तो उसके लिए लाजिमन
आपको एक कौम के हैसियत में अपने आप को मानना पड़ेगा। कौम परस्ती ने यूरोप में एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर ली और रियासतें ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कौमी तनाजुर में शनाख्त करना शुरू किया। इसके जरिए हुआ क्या? जैसे मैंने कहा कि नेशनलिज्म एक नजरिया है, लेकिन हम इसे आइडियोलॉजी में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं 17वीं से 18वीं सदी में पूरे यूरोप के अंदर। अब आपको समझना यह है कि what is the relation between nationalism and nation state. Number one, a nation only exists when a state has a unified administrative reach over the territory over which its sovereignty is claimed. एक कौम उस वक्त ही कायम रह सकती है जब एक मुनज़्ज़म इंतजामिया रियासती इलाके पर मुक़्तदिर हैसियत रखती हो। यानी अगर आप कौम परस्ती की बुनियाद पर एक कौम बने हैं तो इसके लिए लाजिमन आपको एक ऐसा इलाका चाहिए जिसकी पहचान आपके जरिए हो, जहां पर हुकूमत आपके जरिए कायम की जाए और वो हुकूमत आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही काम करे, यानी उसकी हैसियत सॉवरन हो मगर उसके पीछे जो बिहाइंड सोर्स हो वो अवाम की हो। जब ऐसा होता है तो कौम परस्ती की बुनियाद पर एक रियासत कौमी रियासत में तब्दील हो जाती है। Only nation which have their own state can be described as nation state. So दूसरी चीज ये बताई गई कि अगर आप एक कौम बनते हैं ना, आप एक कौम है और आप अपनी आप को दुनिया में पहचान कराना चाहते हैं तो you need a territory, आपको इलाके की जरूरत है और वो इलाका उसी वक्त आपका कहलाएगा जब आप उसके ऊपर अपना टेरिटोरियल कंट्रोल कायम करेंगे और वो टेरिटोरियल कंट्रोल किसी खास शख्स, किसी खास खानदान या किसी खास इदारा नहीं बल्कि पूरी अवाम की ख्वाहिशात के तहत काम करेगा। Then Adam Smith said that nation states are states claiming to be nation. कौमी रियासतें ऐसी रियासतें हैं जो कौम होने का दावा करती हैं। तो जहां एक रियासत एक कौमी रियासत है वो उसी वक्त है जब उसकी एक अपनी कौम है। ये एक टर्निंग पॉइंट थ्योरी थी जिसके बाद पूरी दुनिया में कौमी रियासती निज़ाम कायम हो गया और उसके जरिए जितनी रियासतें वजूद में आई, आज जो भी रियासत बनती है वो एक कौमी रियासत है, यानी वहां पर जो सोवरेनिटी है ये रियासत की अवाम के पास है। कहीं ना कहीं ये एक जमहूरियत का भी नजरिया है जहां पर जमहूरियत में अवाम की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। जो भी हुकूमत में आता है वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आता है। अवाम चाहती है तो वो वहां रहता है और जब अवाम नहीं चाहेगी तो वो उसे उसकी हुकूमत से हटा भी सकते हैं। क्योंकि हम आज के मॉडर्न दौर में हैं तो हमने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है कि आफ्टर 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, दुनिया में मुख्तलिफ टेन्योर हैं। तो उसके बाद आप इलेक्शंस में जाते हैं जहां अवाम आपके जिंदगी का फैसला करती हैं। अब हम आपको कुछ चीजें दिखा रहे हैं, उसके बाद आप समझेंगे। ये एक तरीके के ये 4 बुनियादी उसूल है जिसके तहत हमें क्या हासिल होता है, कौमी रियासत हासिल होती है। आज की कौमी रियासत, ये जो आज का मॉडर्न सिस्टम है जो फ्यूडलिज्म के बाद दुनिया में आया और उसने इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी रियासतें हैं, वेटिकन सिटी स्टेट के अलावा, ये एक वाहिद स्टेट है जो रिलीजियस स्टेट है, इसके अलावा दुनिया में जितनी रियासतें हैं वो सारी की सारी कौमी रियासतें यानी नेशन स्टेट्स हैं। नेशन स्टेट का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि दे मस्ट possess द डिफाइंड बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज, यानी उनके पास जो इलाका है उसकी बिल्कुल वाज़े सरहदें होनी चाहिए और वो जो इलाका है उसको दुनिया आपका इलाका यानी आपकी जमीन तस्लीम करती हूँ। इसकी सेकेंड टाइप है कि द सेम टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट, वहां पर एक तरह ही के लोग रिहाइश पजीर हों। अच्छा, एक तरीके के लोगों का मतलब ये नहीं है कि एक ही नस्ल के हों, मतलब ये कि वो तसव्वुराती तौर पे अपने आप को एक मानते हों। वो कहते हो कि जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम सब ये माने कि हम पाकिस्तानी कौम हैं तो हम एक ही तरीके के कहलाएंगे। देन ऑर्गेनाइज बाय रेस और बैकग्राउंड, नस्ल या खानदान की बुनियाद पर पहचाने जाते हो या उनका जो तारीख है
वो एक ही हो, यानी उनके हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है उसको वो रिलेट करते हो एक दूसरे से, वो हो। और जनरली दे स्पीक अ सेम लैंग्वेज, या एटलीस्ट दे रिकग्नाइज्ड अ सेम लैंग्वेज। जैसे पाकिस्तान में उर्दू हमारी कौमी जबान है, इसके अलावा हम कौमी जबानें भी, हम इलाकाई जबानें बोलते हैं, मगर जो हमारी बोलचाल की जबान है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं उर्दू बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ सकें। इसी जबान में हमें पढ़ाया भी जाता है और इस जबान में हम कम्युनिकेट भी करते हैं। तो हम उर्दू या अंग्रेजी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल कर ही देते हैं। सो according to these four principles, a nation state is a group of people under one government with definite territorial borders, common culture and language. कौमी रियासत अफराद का एक ऐसा गिरोह है जो एक हुकूमत के तहत मखसूस इलाके और सरहद में एक जैसी सकाफत और जबान बोलने वाले हों। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बुनियादी चीजें हैं कि आपके पास एक इलाका हो, आपकी नस्ल अगर एक है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत पुरसुकून स्टेट होती है, और इसके साथ साथ अगर आपकी सकाफत और जबान भी एक है तो ये तो सोने पे सुहागा है। और इसके बाद जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे ना सिर्फ तरक्की हम देखते हैं बल्कि वो पीसफुल होते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम यूरोपियन स्टेट्स की लेते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत कामयाब और बहुत तरक्की याफ्ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लग्जमबर्ग कराची से छोटा है, छोटी स्टेट है, मगर दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आती है, क्योंकि एक ही तरीके के लोग रहते हैं तो